अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 1.4D पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस। मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी हुई है तो मैं लिख देता हूँ भाई कि ये थोड़े से ट्रिकी या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हम वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब और उनका फिर यूजेज कैसे होता है डिफरेंट क्वेश्चन में। तो हम करने वाले हैं अक्टूबर नवंबर पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ऑब्वियसली ये बात आपको पता है, स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली while vectors have magnitude and direction. Alright, underline all the vector quantities in the list below. तो कौन कौन से आपके ख्याल में? Have a guess. Pause the video and have a guess while मैं continue करता हूँ. So सबसे पहले एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में वेक्टर नहीं होती, मोमेंटम आपके पास वेक्टर है और वेट आपके पास वेक्टर है। पावर भी वेक्टर नहीं होता, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो कुछ वेक्टर है ही नहीं तो वेक्टर कैसे होगा। अ फोर्स ऑफ 7.5 पार्ट सी में आ रहे हैं हम, एक्ट्स एट 40 डिग्रीज, तो उसने आपको एंगल दे दिया और एक्चुअल वैल्यू दे दी है और आपको इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं। याद रखिए यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, वर्किंग भी चाहिए। जब एग्जामिनर ने वर्ड कैलकुलेट यूज़ कर लिया तो आपको वर्किंग दिखाना मस्ट है। विदाउट वर्किंग आंसर एक्सेप्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी, ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो उसको चांस क्यों दे रहे हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सो हॉरिजॉन्टली के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका ये वाला होने वाला है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर वर्किंग करके आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप समझने के लिए वीडियो देखें। तो ये कंपोनेंट होने वाला है हमारे पास 7.5 साइन 40 और ये कंपोनेंट होने वाला है 7.5 कॉस 40 और यही आपने दिखाना है 7.5 कॉस 40, यही आपकी वर्किंग है। और वर्टिकली के लिए मैं साथ ही कर दूंगा 7.5 साइन 40। सिंपल सा पार्ट है, आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज प्लग इन करनी है। 7.5 कॉस 40 और आंसर आ रहा है 5.745। कॉस 40 का आंसर आ रहा है 5.745। तो इसको आपको 2 सिक फिग में ही आंसर देना है, विच विल बी 5.7, ठीक है। और साइन 40 का क्या आ रहा है, लेट्स हैव अ लुक। तो 7.5 साइन 40 एंड इट विल बी 4.8। तो ये आ रहा है हमारे पास 4.8। 4.82 आ रहा है जिसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। ये क्यों छुप गया भाई, 5.7। यूनिट्स उसने खुद दिए हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर ही सेज दैट टू स्ट्रिंग्स, ये दो स्ट्रिंग्स हैं आपके जो सपोर्ट कर रही हैं 7.5 न्यूटन के बॉक्स को। एक इस तरफ एंगल है 40 डिग्रीज और दूसरा इस तरफ एंगल है विच इज़ 50 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे काम आने वाले हैं। लेट्स सी, ऑलराइट। सो उसने सारी बातें जो भी ऊपर लिखी हुई हैं, अच्छा पढ़ भी लेना चाहिए, समटाइम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी लिखी होती है, तो एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं। वन स्ट्रिंग हैज़ टेंशन T1, ये रही फर्स्ट स्ट्रिंग, इसकी टेंशन T1 है और एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। द अदर स्ट्रिंग हैज़ टेंशन T2, ये रही टेंशन T2 और ये एंगल 40 डिग्री पर है, अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। बल्कि इसको हमें प्रॉपर वर्डिंग में यहाँ लिख ही लेना चाहिए कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है।
इसका मतलब जितनी भी फोर्सेस अपवर्ड्स ऐड कर रही हैं वो बराबर हैं जितनी भी फोर्सेस डाउनवर्ड्स ऐड कर रही हैं, और जितनी भी फोर्सेस राइट पे ऐड कर रही हैं वो बराबर हैं जितनी भी फोर्सेस लेफ्ट पे ऐड कर रही हैं, ठीक है। तो ऑल फोर्सेस आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, हेंस दे आर कैंसलिंग ईच अदर आउट, और इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ऑल्दो अभी हमने फोर्सेस का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात बहुत बेसिक है, और आप यूँ समझ लीजिए कि ओ लेवल्स IGCSE या अगर आप मेट्रिकुलेशन सिस्टम से आ रहे हैं तो बेसिक आपने पढ़ ही रखी हुई है। अब वो कह रहे हैं डिटर्मिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, दो अननोन्स है। देखिए मैथमेटिकली आप याद रख लें कि जब भी आपके पास दो अननोन्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, और दो इक्वेशंस का मतलब ये है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है यहाँ पर। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हैं कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, रेशो मेथड से करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन उसने साथ ही कह दिया कि या तो आप कर सकते हैं वेक्टर ट्राइंगल से, विच इज़ अ डायग्राम मेथड हेड टू टेल, या आप कर सकते हैं और बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। सिंस वेक्टर एडिशन हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको एक रफ स्केच बना के दिखा दूंगा, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस इस पार्ट में, इस वीडियो में रिजॉल्विंग फोर्सेस की तरफ होगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए। अगर हमने इसको रेड लिया है तो हम कोशिश करते हैं कि रेड के शेड्स में इसके कंपोनेंट्स बनाएं। तो ये ऑरेंज एक हम ले लेते हैं, ठीक है। एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा, इसका नाम हम रख लेते हैं T2, जो हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, cos 40। और एक हम इसमें पिंक शेड ले लेते हैं जो कि वर्टिकल एक्सिस में एक्ट कर रहा है, यहाँ तक तो आना चाहिए। इसका नाम है T2 sin 40। अगेन जो एंगल के साथ है, जो भी एंगल के साथ है वो cos फंक्शन है, और जो भी एंगल से दूर है वो sin फंक्शन है। ये T2 के दोनों कंपोनेंट्स हो गए। अब T1 के दोनों कंपोनेंट्स देख लीजिए। T1 को हमने ले लेते हैं ब्लूइश शेड में, तो इसके ब्लू कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले जाते हैं थोड़ा वर्टिकल इसकी तरफ, पर्पल की तरफ। तो दिस इज गोइंग टू बी T1 sin 50, और इसका ये वाला कंपोनेंट ब्लूइश शेड की तरफ ले जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी T1 cos 50। अब देखिएगा बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसमें रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो हैं, तो ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल। चाहे वो राइट पे जा रही हैं तो वो लेफ्ट के इक्वल होंगी, एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, जो भी फोर्सेस ऊपर जा रही हैं, लेट मी हाईलाइट दैट, दीस टू फोर्सेस जो कि ऊपर जा रही हैं ये इक्वल होंगी जो भी फोर्सेस नीचे जा रही हैं। तो इससे हम क्या दो इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और यही हमने करना था। तो देखिएगा सिंस ये दोनों पर्पल और पिंक ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब है दे विल बी एडेड। तो हम पहली इक्वेशन डिजाइन कर लेते हैं इसके अंदर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी कलर्स बाद में दे देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी T1 साइन, अच्छा T1 के साथ बड़ा ख्याल रखना है, याद रखना है कि T1 के साथ कौन सा साइन था, 50 था। कौन सा एंगल था, एंगल्स कंफ्यूजिंग हो सकता है। प्लस T2 sin 40, ये इक्वल थे किसके इक्वल थे जी, ये इक्वल थे वेट के, जो कि एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड्स 7.5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। साइमल्टेनियस इक्वेशन में इक्वेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये है अलोंग वर्टिकल एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा दूसरी इक्वेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारी ब्लूइश वर्जन की तरफ, और वो क्या थी भाई, हाँ वो थी T2 तो बाद में आएगा ना, T2 को T2 को बाद में ही लेके जाएंगे। ऑलराइट,
क्या कलर थे यार, कलर्स ने बड़ा तंग किया हुआ है, ब्लू एंड ऑरेंज। सो हमारे पास था T1 cos 50 माइनस, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों माइनस है, क्योंकि देखें वेक्टर्स जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो आपने राइट को अगर पॉजिटिव ले लिया है, मैं यहाँ पे ज़रा इसको हाईलाइट कर दूँ, राइट को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया है तो फिर लेफ़्ट को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप इसको बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव ना लीजिए और आपके ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, क्योंकि और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। या तो इसको लिखने का ये तरीका है। अच्छा बाय द वे, हम ऑरेंज वाली को पॉजिटिव ले रहे थे क्योंकि ऑरेंज वाली थी हमारे पास, वैसे इसका कोई रूल नहीं है, आप राइट को पॉजिटिव ले लीजिए, लेफ्ट को नेगेटिव ले लीजिए, जो भी है, एक को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन कंफर्म नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स की आदत होती है, बचपन से हम लोगों ने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारी आदत बन चुकी है कि हम राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो राइट पे जाती हुई हर चीज़ हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इसी तरह एक और बड़ी गलत आदत है जो हमें पड़ी हुई है कि ऊपर जाती हुई चीज़ को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो कि आगे जाके मैं बिल्कुल ऑपोजिट लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में या फ्री फॉल में जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है, एंटाई ग्रेविटी, एक मिनट में, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो स्लो डाउन होती है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं डीसेलरेशन होती है, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। बहरहाल ये काइनेमेटिक्स की बात है, चूँकि साइंस की बात आ गई तो मैंने कहा यहीं पर ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया जाए। एनीवेज, ये फिर बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप कोई भी पॉजिटिव ले लें, कोई भी नेगेटिव ले लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन अपने आप को बैलेंस करके बिल्कुल सीधी होने वाली है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आप किसी को भी किसी साइड पे भी ले जाएं, इवेंचुअली इसकी जो शक्ल बनेगी, मैं शक्ल ही बना देता हूँ आप लोगों को, वो बनेगी T1 cos 50 इक्वल्स टू T2 cos 40। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑलराइट, दो इक्वेशंस बन गई, दो ही इक्वेशंस हमें चाहिए थी। अब मुझे बस इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और मैं यूजिंग, थोड़ा सा इसको अब आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं T1 को अपना सब्जेक्ट बना लूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व कर लेंगे, तो इट विल बी T2 cos 40 अपॉन cos 50, और इस T1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अपनी इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके सामने थी, which was T1 sin 50, दोबारा लिख रहा हूँ, T2 sin 40 इक्वल्स टू 7.5। बस अभी मुझे यहाँ पे जो T1 है मेरे पास, मुझे उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। T1 को अगर मैं हाईलाइट कर दूँ जस्ट आपकी आसानी के लिए, तो ये पड़ा हुआ आपके पास T1, ये T1 पड़ा हुआ आपके पास, और T1 में बस ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही दूँ तो आप देखोगे कि ये आएगा, उन्हीं कलर्स में करता हूँ, T2 cos 40 अपॉन cos 50 टाइम्स sin 50।
प्लस T2 साइन 40। अब प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ से, अगर आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेसिटी अच्छी है तो आपके पास T2 यहाँ से कॉमन लेना है और बाकी आपका काम खुद ही होना शुरू हो जाएगा। तो T2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जनरल फंक्शन बनेगा cos 40 डॉट साइन 50 अपॉन cos 50। ये तो मेरे पास पहला आइटम आ गया, पहला टर्म आ गया, और प्लस पीछे रह जाएगा मेरे पास पिंक कलर में साइन 40। मुझे कैलकुलेटर में ये सारा एक साथ प्लग इन करना है, और मुझे इसको दूसरी तरफ ले जाना है। ये सब मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं से इसको T2 को कॉमन लेके, और मुझे पता है कि ये पूरा फंक्शन मैथमेटिकली उधर जाके 7.5 के डिनोमिनेटर में आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये मैं एक साथ सारा प्रोसेस कर सकता हूँ, एंड देन इट विल गिव मी आंसर ऑफ T2। एक दफ़ा मेरे पास T2 का आंसर आ गया तो मैं ईजिली T2 को यहाँ प्लग इन करने वाला हूँ यहाँ पर, और मुझे T1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल आई नीड टू डू इज़ प्लग इन दिस वैल्यू, और मैं इसका पूरे का आंसर आपके सामने ले आता हूँ, ताकि फिर इजीली हम उसको 7.5 whatever दिस आंसर इज़ पुट करके डायरेक्ट आंसर ले लें। सो cos 40 साइन 50 cos 50, बड़े ध्यान से कैलकुलेटर में आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है, क्योंकि दिस कैन कॉज एनी सॉर्ट ऑफ मिस कैलकुलेशन। cos 40 साइन 50 cos 40 टाइम्स साइन, मुझे फिर भूल गया ये क्या था। cos, नीचे cos 50 था फॉर श्योर, ऊपर क्या था, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर था साइन 50, साइन 50 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस होल थिंग प्लस हो रही है साइन 40 के साथ। एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 1.55 रिकरिंग, जिसको मैं 1.56 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि 7.5 अपॉन 1.56 आ रहा है। और अगर मैं कैलकुलेटर्स में इसको सॉल्व कर लूँ फर्दर, तो इट विल बी 7.5 अपॉन 1.56, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.8। तो मेरे पास टेंशन आ चुकी है, सॉरी टेंशन T2 आ चुकी है, which is 4.8 newtons, and all I need to do is put this tension in equation 3। ये जो मेरे पास T1 की वैल्यू आई थी, इसको अगर मैं equation 3 बोल दूँ, तो putting value of T1 in 3, और ये आपके पास अब आपको वैल्यू दे देगी। सिर्फ कलर्स का ख्याल हमें रखना पड़ रहा है, उसकी वजह से हम थोड़ी सी इसको डिटेलिंग दे रहे हैं, लेकिन अच्छा है फिर आप लोगों के जहन में ये सारी बातें प्रॉपर्ली बैठ जाएंगी। और आपको इस T2 की बेसिकली वैल्यू प्लग इन करनी है, जो अभी आपने निकाली है 4.8। सो T1 विल बी इक्वल्स टू 4.8, और सिर्फ अब आपने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज प्लग इन करनी है, cos 40 ओवर cos 50। तो कैलकुलेटर निकालिए और प्लग इन कीजिए फ्रैक्शन, सो इट विल बी 4.8 times cos 40 upon cos 50, and the answer should be 5.7। I hope it was 40 upon 50, मैंने कोई mistake नहीं की। Yeah, so answer is 5.7 newtons, and there you go, that's your T1, ठीक है। और T2 यहाँ पे आपके पास आ रहा था 4.8 न्यूटन्स। लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन लेंथी क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे, वर्दी 4 मार्क क्वेश्चन, एंड आई होप यू गॉट द आंसर। सो इसको हम यहीं पे रोकेंगे,
इसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुद भी ट्राई कीजिए, मई जून 2021 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 1 एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।